उपसभापति महोदय, मैं कल रात 9 बजे न्यूज़ 24 पर एक समाचार सुन रहा था जिसमें ओबीसी के तहत मिल रहे आरक्षण में क्रीमी लेयर का सहारा लेकर और उसमें बदलाव कर ओबीसी आरक्षण पर सीधा करारा प्रहार किया गया है। यह सरकार आरक्षण विरोधी है। यह बात अब धीरे धीरे साबित होता जा रहा है। अभी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया है जिसमें 1078 अभ्यर्थी का नाम घोषित हुआ है। इसमें करीब 314 छात्र ओबीसी कोटे से घोषित हो चुके हैं, किंतु यूपीएससी के रिजल्ट आ जाने के बाद सरकार ने नियम में बदलाव कर उन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया है। यह तो सरासर अन्याय है। यह सरकार दलित विरोधी तथा अल्पसंख्यक विरोधी तो थी ही, अब ओबीसी विरोधी हो गई है। मोदी जी, क्या आप देश की जनता से यही वादा करके सत्ता में आए हैं? क्या आप बताएंगे यह अनैतिक कृत्य आपने अपने आरएसएस मुखिया के इशारे पर नहीं किया है? आपसे आग्रह है कि इसे अविलंब वापस किया जाए, अन्यथा इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार इस पर तुरंत विचार कर इसे वापस लेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सरकार से हम थैंक यू। श्री पलवाई गोविंद रेड्डी, all the names will be added. Yes, all those support, the names will be added. Palwai Govind Reddy, Shri Palwai Govind Reddy, Palwai Govind Reddy. Honorable Chairman, all, I request the government to ensure that price reduction of fertilizers be complied by company. Govind Reddy, please 1 second. कि क्रीमी लेयर के नाम पर बड़े पैमाने पर ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ, अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। फाइनली सिलेक्ट होने के बाद भी उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में इस तरह के लोग हैं जिनका सिलेक्शन होने के बाद भी इन्हें ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया। ये जो नाइंसाफी हो रही है, ये बहुत गंभीर बात है और इसके बहुत दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। लोगों में अंदर जबरदस्त असंतोष है इस बात को लेकर कि ओबीसी के साथ जबरदस्त अन्याय इस गवर्नमेंट के दौरान भी होता रहा और पिछली सरकार के दौरान भी होता रहा। इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाए। आप निर्देश दीजिए सरकार को। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो आरक्षण नीति है, चाहे ओबीसी के लिए हो चाहे दलितों के लिए हो, आरक्षण नीति में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन करने का न प्रश्न उठता है, न हमने किसी तरह के परिवर्तन करने की कोशिश की है। किसी समाचार पत्र में या किसी टेलीविजन चैनल पे क्या दिखाया जा रहा है, उसके आधार पर जो है वो सरकार के निर्णय को जो है वो जज करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, नीति में जो इस समय वर्तमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। When the minister is replying, why are you shouting? No, if you, no, I want to hear what he is saying. ठीक है, but दूसरा जी बैठिए. No, you sit down. No. See, allow the minister. As I understand, the minister said there is no change in the reservation policy, whether for scheduled castes, scheduled tribes or OBCs. There is no change in the policy. Therefore, please, if the allegation, if the statement made here is correct, get it examined. Whether it has happened. That is all. हो जाएगा. Now, Palwai Govind Reddy complete करो. हो जाएगा. I directed. I have already asked the government to examine it. Content to millions of the farmers in this country, sir. Request government to ensure the price reduction of fertilizers be complied by company, sir. Recently, government announced the price of fertilizer. Get it examined. You'll come back to the house. House, my dear. Government will inform the house. No. They had gone. Please. Buy fertilizer. They are shocked. अरे सुनिए, आप लोग सुनिए, आप लोग सुनिए, ठाकुर जी सुनिए,
क्या चाहिए? अरे सुनिए, what is the need? मिश्रा जी, गवर्नमेंट said there is no, see, आप सुनिए, in the price of DAP. मिश्री जी, don't do that. Mystery, अरे सुनो, no need of this shouting. All this shouting is unnecessary because government has made it very clear. No, listen, let me say, let me complete. I am giving the protection. Let me complete. I will give you protection. Let me complete. Allow me to complete. No, you will see words of protection from my mouth. Allow me to complete. Now, what I am saying is this. Now, Ansari Bhatti, what I am saying is, number one, government said that there is no change in policy. Number two, I myself have asked the government, if what has been raised here is correct, get it examined and come back to this house and inform this house. That they will do. That is my direction. Sit down. Now, Palvi Governor Reddy, nothing else will go on record. Palvi Governor Reddy, nothing else will go on record. You boliye. Government Nothing else will go on record. Reduction in the price of No, DAP. nothing else will go on record. 50 kg. Mr. Ji, you are shouting for nothing. It is not going on record. Palvi Governor Reddy, that alone will go on record. 250 a bag of rupees 50 kg. 5,000 reduction per ton, sir. The NPK Your minister, you already said you on an cannot average sit down. of 50 per. You already 50 said. 50 kg. You bag, cannot sir. contradict him. Sit down. 1,000 reduction per ton. Your minister. But nowhere in the market Minister should not stand up like this in on your this house. rate. The deep study of the issue, it has become clear that price reduction is applicable to only two government fertilizer companies such as Rashtriya Chemical Fertilizers and National Fertilizer Limited, sir. The irony is that these companies constitute just 5% of the total fertilizers sold in the country, sir. This means 95% of marketing and price fixation of the fertilizers is in the hands of the private companies. So, what is the fun of making an announcement with a lot of publicity and the government has reduced the prices of fertilizers when it is not at all beneficial to farmers? The contention of the private fertilizer companies is different, sir. They are saying that import cost of DAP is $330, sir, per ton. And the cost of the domestic production is $4,000, sir, $400. Same is the cost with other fertilizers. So they are saying that they cannot reduce the price of fertilizers, sir. Fertilizer Association of India strongly feels that the announcement of government is misplaced and they have not agreed to any reduction in the price of fertilizer, sir. This clearly indicates that the price of fertilizer is determined by individual private companies based on the market forces. Secondly, NFL is not a producer of NPK at all. It only produces urea and imports some consignments of other fertilizers from here and there. The contention of the private companies is that the government is not paying them subsidy and that is why they are not reducing the prices. The subsidy bill is mounting and government not paying subsidy to fertilizer companies and indirectly it is burdening the farmer side. In view of the above, I request the Honorable Prime Minister and Fertilizer Minister to immediately address the issues raised by the private companies and ensure that private fertilizer companies also reduce the price of fertilizers. Only then the farmers are benefited, sir. Government also announced that when fertilizers... Over, Sri D. Raja. D. Raja, you start. You need not look there. Look at me only. D. Raja, start. Sir, I raise an issue which concerns the future of several thousands of students in our country. It is good the Minister for Commerce is present because it is related to Commerce Ministry. The Footwear Design and Development Institute, FDDI, is an institution under the Ministry of Commerce and Industries. It was started in the year 1986 with an objective to develop high-quality professionals and provide one-stop solution to our leather industry. It has
12 campuses in different parts of our country. So far, I understand the government has spent more than 4,000 crores till today on various projects of FDDI. Sir, in the year 2007, FDDI, with the permission of AICTE, was offering diploma certificates in management. In the same year, FDDI collaborated with Punjab Technical University for award of degrees to students of FDDI. In the year 2010, FDDI converted all its PG and UG professional diploma into MSc and BSc degree in collaboration with Indira Gandhi National Open University, as PTU has broken arrangements with FDDI. This is my information. In the year 2012, Indira Gandhi National Open University discontinued all its engagement, its first-phase programs with FDDI. In the year 2012, again, FDDI collaborated with Mewar University, a private university based in Rajasthan, without obtaining any legal advice and also without taking into confidence or consultation with Ministry of HRD, UGC, etc. I think the intentions were very malified and vested. Officials of FDDI were in hurry to sign the MOU with Mewar University even before MOU with Indira Gandhi National Open University expired. It was only in the year 2014, FDDI informed UGC of the MOU with Mewar University on 14/11/2014. This is my information. But without a copy of MOU, UGC sought clarifications and after examination declared all the degrees invalid. All the degrees invalid. In spite of all this, FDDI went on aggressive marketing advertisement for admission for the year 2015. Now, there are more than 4,000 students. Their future has become very bleak and they do not have. Time over. Now, Sri Harivansh. धन्यवाद। It's already clear. Harivansh, you can धन्यवाद माननीय continue. उपाध्यक्ष Only महोदय। Harivansh. आपने हरिवंश, you proceed, 2 proceed. वर्षों में No पहली time, बार proceed. 0 आवर में कुछ कहने का मौका दिया। आपके माध्यम से केंद्र सरकार एवं संबंधित विभागों का ध्यान बढ़ते साइबर अटैक की ओर दिलाना चाहता हूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्योरिटी ऑडिट ने भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में बीते 5 वर्षों में 6000 कंप्यूटरों की जांच की। इसमें रक्षा और विदेश मंत्रालय के कंप्यूटर भी थे। इस ऑडिट से खुलासा हुआ कि भारत सरकार के 1/4 संवेदनशील विभागों में लगातार साइबर अटैक बढ़े हैं। यह भी पाया गया कि 25% साइबर हमले रक्षा मंत्रालय में हुए। आज भारत सरकार की चर्चित परियोजनाएं हैं डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन। यह सब इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है। डाटा स्टोर करना, निकालना, प्रबंध करना, देश का ई डिफेंस सुरक्षित करना, यह सब आज बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। सबसे चिंताजनक पहलू है कि साइबर हमले लगातार बढ़े हैं और वॉल्यूम में और इंटेंसिटी में दूर तक मार कर रहे हैं। वर्ष 2015 में साइबर सुरक्षा से संबंधित 50,000 घटनाएं हुई हैं। 26,000 से अधिक वेबसाइट डिफेस्ट किए गए। 91 लाख इंफेक्टेड सिस्टम ट्रेस किए गए। साइबर युद्ध के नए दौर में दुनिया और हम हैं। 80% साइबर अपराध अनरिपोर्टेड हैं क्योंकि लोगों में जागरूकता या अवेयरनेस नहीं है। भारत की मशहूर पत्रिका द वीक, जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, इसने द साइबर अटैक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित की हैं। आज भारत में साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए 5 लाख से अधिक लोग चाहिए। दुनिया में नेटवर्क सिक्योरिटी में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरी कंपनी सोफिस लैब्स के अनुसार भारत दुनिया में साइबर अटैक की दृष्टि से 5वां सबसे संवेदनशील 5th मोस्ट वल्नरेबल देश है। आपके माध्यम से आग्रह है कि भारत सरकार इस संदर्भ में आवश्यक कदम तत्काल उठाए और देश को आश्वस्त करे। धन्यवाद श्री अहमद पटेल। या ऑल द नेम्स विल बी एडेड। श्री अहमद पटेल। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहूँगा। मैं जिस प्रदेश का वासी हूँ वहाँ से नर्मदा नदी बहती है और अभी तो मानसून है, पानी है नर्मदा नदी में, लेकिन जैसे ही मानसून वर्षा ख़त्म हो जाएगी मेरे ख्याल से वहाँ पानी बहुत कम रहता है और जो नदी
जो रिवर 1.5 मीन्स 1.5 किलोमीटर की विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो घट के सिर्फ 400 मीटर तक रह गई है। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से चिंता का विषय है। और ख़ास तौर पे जो डेल्टा क्षेत्र है, समुद्र से क्योंकि प्रवाह कम हो गया है, नदी जो है सिकुड़ के रह गई है, उसकी विड्थ कम हो गई है, उसकी वजह से समुद्र का जो पानी है नर्मदा नदी में आ जाता है, उसीलिए क्षार पैदा होता है। और ख़ास तौर पे ये नर्मदा नदी न सिर्फ श्रद्धा, न सिर्फ विश्वास इसका एक प्रतीक है, बल्कि लोगों के आजीविका का भी साधन है। किसान, उद्योग और जो मछुआरे हैं और बाकी जो पीने का पानी की जो व्यवस्था है, वो उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ वहाँ पे पैदा होती है। और जिस तरह से इरोजन हो रहा है, जिस तरह से दोनों बैंक पे, दोनों किनारों पे जमीन जिस तरह से इरोजन हो रही है, उसकी वजह से खास तौर पे हमारे जो किसान भाई है उसकी खेती को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और सरदार सरोवर से लेके नर्मदा नदी का जो मुहाना है, उसके बीच में जो 43 किलोमीटर का जो विस्तार है, खास तौर पे दिसंबर से लेके जहाँ तक वर्षा नहीं होती है, सूखे से प्रभावित हो जाता है और पानी की काफ़ी तकलीफ होती है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा कि एक एक्सपर्ट टीम भेजी जाए और सरदार सरोवर से टाइम टू टाइम पानी छोड़ा जाए। क्योंकि जब मीडिया ने वहाँ पे आवाज़ उठाई, हम लोग ने आवाज़ उठाई, तब जाके 5000 क्यूसेक पानी उसमें छोड़ा गया। हालांकि उससे पहले रोजाना सिर्फ 600 क्यूसेक पानी वहाँ पे छोड़ा जाता था। तो एक एक्सपर्ट टीम भेजी जाए, टाइम टू टाइम उसमें पानी छोड़ा जाए और उसके साथ साथ जो प्रोटेक्शन वॉल बनानी चाहिए बैंक के दोनों किनारों पे, ताकि लोगों की जो ज़मीन है वो बच सके। और जैसे कि पर्यावरणवादियों ने कहा है कि दोनों बैंक पे प्लांटेशन होना चाहिए और एक अवरोधक बनाना चाहिए जो ख़ास तौर पे जो मुहाना है उसके आगे, ताकि समुद्र का जो क्षारयुक्त पानी है वो नदी में ना आ सके। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और एक एक्सपर्ट टीम भेजी जाए ताकि नर्मदा नदी को बचाया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। नाउ डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु। डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय जो झारखंड से संबंधित है उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड में NH-33 है जो रांची से उड़ीसा को और बंगाल को जोड़ता है और ये कहें कि ये लाइफ लाइन झारखंड की है और इसको 2 फेज में ये 4 लेन कराया जा रहा है। फर्स्ट फेज है रांची से लेकर महुलिया तक और दूसरा फेज है महुलिया से लेकर बंगाल बॉर्डर तक, उड़ीसा बॉर्डर तक। फर्स्ट फेज को देखें 4 साल पहले ये NH का काम शुरू हुआ था और आज तक वो काम अधूरा ही पड़ा हुआ है और हमको ऐसी उम्मीद नहीं लगती कि आने वाले 2 साल तक में भी वो काम पूरा हो जाएगा। और जिसके चलते आवागमन की असुविधा लोगों की इतनी ज़्यादा हो रही है, कोई रिपेयर भी नहीं हो रहा है और साथ में काम भी चल रहा है। दूसरा फेज की अगर बात करें, दूसरा फेज तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी जमीन लिया जा रहा है। और सबसे दिक्कत की बात है कि जो सेकेंड फेज है उसका ज़मीन का जो मुआवजा जो वहाँ आदिवासी ग्रामीण लोग हैं उनको 1000 रुपया से 1300 रुपया डिसमिल दिया जा रहा है। हमको लगता है कि इस देश में या झारखंड के भी कहीं जंगल में भी अगर आप जमीन लीजिएगा तो 1100 से 1200 के डिसमिल रेट में कहीं आपको मिलेगा नहीं, मगर उनको उसी बेसिक रेट पे वो जमीन मुआवजा दिया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ पर ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं कि रोड नहीं बने और जिससे लोगों का विस्थापन भी हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तो पहले जो फर्स्ट फेज है जो महुलिया तक, रांची से महुलिया तक, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और दूसरा जो सेकंड फेज है जिसका मुआवजा सर 1000 से 1300 रुपये प्रति डिसमिल मिल रहा है, इसको बढ़ाया जाए और जो दूसरी जगह है उसका अनुरूप दिया जाए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। श्री मोहम्मद अली खान। श्री मोहम्मद अली खान। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। मैं आपकी तवज्जो एक अहम मुद्दे की तरफ ले जाना चाहता हूं कि तेलंगाना के अंदर मल्लन्ना सागर का जो डैम बन रहा है उसके तहत जो है 25,000 एकड़ ज़मीन जो है किसानों की सरकार ले रही है,
लेकिन वो जमीन जो ले रही है 1 जियो 123 के तहत वो जमीन अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके द्वारा सरकार से ये कहना चाहता हूं कि कई विलेज इसके अंदर मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में जो बना है उसके तहत अगर ये जमीन ले जाए तो उनको मुआवजा मिलने में आसानी होगी। सर, इसके साथ ये है कि तेलंगाना सरकार ने 3 दिन पहले जो है किसान जो खवातीन जो एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर जख्मी हुए, हॉस्पिटल में कई लोग जो है जख्मी होकर रखे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि तेलंगाना सरकार जो है 2013 का जो एक्ट है उसको नेग्लेक्ट करके, उसको लेट डाउन करके अपना जो जियो के जरिए तय जारी है ये किसानों के ऊपर नाइंसाफी है। टाइम ओवर, इट इज टाइम फॉर उनके साथ इंसाफ किया जाए, आउटलेट किया जाए। टाइम ओवर। Question R, question 106. सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 106। मैं चाहूंगा कि हिंदी में जवाब दें, क्योंकि डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, विदेशी निवेश का मामला है। माननीय मंत्री चाहेंगे हिंदी जवाब दें। Has the answer been given? Sorry sir, the answer statement is laid on the table. Thank you. अब आप पूछिए अपना supplementary.